अरे सिमरन, मैं अभी तुम्हारे कमरे की सफाई करने जा रही हूँ। तब तक तुम यहीं पर आराम करो। ओह नो, आप मेरे कमरे में मत जाइए भाभी। क्या? लेकिन क्यों सिमरन? बिना कुछ कहे ही सिमरन फौरन अपने कमरे की तरफ भागती है। जब तक नायरा उसके कमरे के बाहर पहुंचती है, तभी वह उसे अलमारी लॉक करती हुई दिखती है। चलिए भाभी, अब आप मेरा कमरा साफ कर सकती हो। मैं जा रही हूँ बाहर आराम करने के लिए। पर सिमरन, तुम इस तरह से कमरे में भागकर क्यों आई? पर तुमने अभी अलमारी लॉक क्यों की? क्या हुआ है? कुछ छुपा रही हो क्या तुम मुझसे? अरे नहीं भाभी, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? इतना कहकर सिमरन वहां से चली जाती है। हो ना हो, सिमरन ने फौरन यहाँ आकर कुछ तो अलमारी में छुपा दिया है। लेकिन क्या हो सकता है? दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे मोहित बेटा, मैंने पंडित जी से कह दिया है कि वो हमारी सिमरन के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ कर लाए। अब तो बस जल्दी से सिमरन के हाथ पीले करा दो, फिर तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ माँ, देखो ना, वक्त भी कितना अजीब है। मेरी छोटी बहन जो कल गुड्डा गुड्डियों के साथ खेला करती थी, अब असल में उसे विदा करने का वक्त आ गया है। एक मिनट एक मिनट, शादी आप लोगों को करनी है या मुझे करनी है? मुझसे बिना पूछे ही आपने पंडित जी को बोल दिया कि जाइए और इसके लिए लड़का ढूंढ कर लाइए। क्यों? तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तेरी नजर में तूने कोई पहले से ही देख के रखा है क्या? अरे नहीं माँ, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और जब मैं हो जाऊंगी ना, तब मैं सामने से आप लोगों को बता दूंगी। अरे ओ बेअक्ल, अभी शादी नहीं करेगी तो बुढ़ापे में करेगी क्या? नहीं माँ। तो फिर? आप बेफिक्र रहिए माँ, मैं सही समय आने पर आपको सब बता दूंगी। देख बेटा, अभी तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और यही सही समय है। और अगर इसके बाद तू और ज्यादा देरी करेगी ना, तो फिर तुझे अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ भी नहीं है माँ। जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे अपने आप मिल जाएगा। नसीब के आगे किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। इतना कहते हुए बीच बातचीत में सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। ये तो बस अजीबोगरीब हरकतें करने में ही माहिर है। कोई बात नहीं माँ, हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसका दिल जिससे कहे हम उसी से उसकी शादी कराएंगे। वो बात तो ठीक है मोहित, पर हम भी इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। हर एक चीज देखनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ शादी की बात सुनकर सिमरन छट से घबरा गई और उसने माची और मोहित को रोक भी दिया। कहीं इसका बाहर किसी लड़के के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना? जो भी हो, मुझे पता लगाना होगा। सिमरन केवल मेरी ननद नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। और अगर वाकई में उसका किसी के साथ अफेयर है, तो मुझे देखना होगा कि वो लड़का उसके लिए सही है भी या नहीं। अब नायरा हर वक्त सिमरन पर कड़ी नजर रखने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम सिमरन? वो भी रात के 10:30 बजे। अभी तो तुमने खाना खाया है ना? तो जल्दी जाकर सो जाओ। दरअसल भाभी, वो आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, इसीलिए मुझे वॉक पर जाना है। वॉक करके मुझे अच्छा महसूस होगा ना, और उसके बाद तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, आपको इतने सारे यहाँ पर काम पड़े हैं ना, तो आप वो निपटा लीजिए। फिर आपको कहीं सोने में देरी ना हो जाए। आती हूँ हाँ। लेकिन सिमरन, हे भगवान, ये लड़की पक्का किसी को मिलने ही जा रही है। यही सही मौका है इसका पीछा करके पता लगाने का कि आखिर ये हमसे क्या छुपा रही है। फिर नायरा सिमरन का पीछा करती है और कुछ दूर आगे चलकर वो देखती है कि सिमरन अपने बॉयफ्रेंड मनीष से मिल रही है। क्या रे, काई को इतना लेट आई तू? मैं इधर पे तेरी कब से राह देख रेला हूँ। सॉरी बाबू, वो मेरी नालायक भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी।
और उसी के साथ बात करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। ये लो ये पैसे, पूरे 2,000 रुपए हैं जो तुमने मुझसे मांगे थे। शुक्रिया मेरी जान। एंड आई एम रियली सॉरी बाबू, तू कमाती भी नहीं है, फिर भी मेरे को पैसों की जरूरत पड़ने पर तूने मेरे को अपनी सेविंग में से ये पैसे लाकर दे दिए। ओ प्लीज बाबू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और खबरदार, जो आइंदा से ऐसा कुछ भी कहा तो तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है मेरी जान, चल अब मैं निकलता हूँ, तू अपना ध्यान रखो। हाँ बाबू, तुम भी अपना ध्यान रखना। पर ये क्या, इसका मतलब सिमरन का इस बिगड़ेल मनीष के साथ चक्कर चल रहा है और ये तो इसे पैसे भी दे रही है। नायरा फौरन सिमरन के सामने जाकर उसे खूब सुनाती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी, अरे आपने मेरा पीछा किया, वो भी ये पता लगाने के लिए कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। हाँ किया मैंने, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है सिमरन। अच्छा जोक मार लेती हो आप। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें मिल मिलकर ये मवाली मनीष ही मिला था क्या? अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी और अच्छे घराने की लड़की हो और वो एक नंबर का लोफर आदमी है। हाँ तो क्या हुआ उसमें? मेरा मनीष जैसा भी है, बहुत अच्छा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो अब से मत करना सिमरन। देखो, मैं इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी सिर्फ ननद नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन के समान हो। और अगर घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो लोग भी तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तुमने तो अपनी सेविंग में से उसे पैसे भी निकाल कर दे दिए। तुमसे पैसे मांगते हुए उसे शर्म नहीं आई क्या? बस कीजिए भाभी, माना कि आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो भी आए वो आप बोलती जाओ और मैं आपकी बात चुपचाप सुनती जाऊं। ये मेरी जिंदगी है, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और प्लीज, आपने अगर मेरे और मनीष के रिश्ते के बारे में घर पर किसी को भी बता दिया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। देखो सिमरन, मैं आज किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, पर अगर तुमने मेरी इस चेतावनी के बाद भी उसके साथ कोई भी रिश्ता रखा तो मुझे ना चाहकर भी माजी और मोहित को सब बताना होगा। बस कीजिए भाभी, आप मेरी खुशियों के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि जिन्हें तुम खुशियां कह रही हो वो असल में आगे जाकर तुम्हें बहुत दुख देंगी। वो मनीष तो एक नंबर का लड़कीबाज है, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है वो, और बस टाइम पास ही करता रहता है। और अगर तुम्हें प्यार ही करना है तो किसी अच्छे आदमी से करो ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम जैसी सुलझी हुई लड़की को ऐसे घटिया आदमी से प्यार कैसे हो गया। भाभी, आवाज मत पड़ाओ सिमरन। और अब मुझे समझ आ रहा है, उस दिन तुमने मेरे आने से पहले अलमारी में कुछ रखा था, जरूर वो सब कुछ इससे ही मिलता जुलता होगा। हाँ भाभी, मेरे बेड पर मेरे और मनीष के फोटोज थे, तो उस दिन मैं उन्हीं को छुपा रही थी। और भाभी, जैसा आप उसे समझ रही हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है सिमरन, क्योंकि उसने तुम्हारे सामने एक अच्छा आदमी बनने का ढोंग किया है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। जानती हो कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा, वरना आगे जाकर तुम बहुत पछताओगी। इतना कहकर नायरा वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब नायरा का जन्मदिन आता है तभी, अरे सिमरन बेटा, तू कहाँ पर जा रही है? आज शाम को घर पर सारे मेहमान आ रहे हैं, नायरा के जन्मदिन की पार्टी है ना, इसीलिए। हाँ सिमरन, और तुझे भी वहां पर रहना है, इसीलिए तेरे जो भी प्लान्स रहेंगे उन्हें अभी के अभी कैंसिल कर दे और चुपचाप अभी भाभी के लिए घर पर ही रुक जा। नहीं भैया, मुझे घर पर नहीं रुकना है, अभी तो मैं जा रही हूँ और रात में भी मैं देर से ही आऊंगी। ये भला क्या बात हुई? अरे क्या हो गया है इस लड़की को? पता नहीं माँ, 3-4 दिनों से देख रहा हूं मैं कि ये नायरा के साथ ठीक से बात भी नहीं कर रही। मैंने तो इसके बारे में नायरा से भी पूछा, लेकिन उसने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया।
ना जाने इसे दिन ब दिन क्या होते जा रहा है। मैंने तो इसके कितनी अच्छी परवरिश की थी, पर पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से नायरा की सहेली योगिता उसे एक फोटो भेजती है। योगिता का वॉइस मैसेज। अरे नायरा, तेरी ननंद है ना, उसे मैंने उस मवाली मनीष के साथ देखा। कपल पार्क्स में थे वो। दोनों काफी झगड़ रहे थे और वो मनीष तो उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। इसीलिए मैंने उनकी फोटोज खींची और जब तक मैं उन दोनों के पास चली जाती उतने में वो दोनों वहां से जा चुके थे। हे भगवान, ये लड़की तो कभी नहीं सुधरेगी। उसी दिन मैंने उसे कितना समझाया था, चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने मन की ही की। और अब तो ये लड़की उसके बदतमीजी में भी प्यार ही ढूंढेगी। पता नहीं क्या हो गया है इसे। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी और अब इसकी अकल ठिकाने पर लाने के लिए मुझे ये फोटो और मैसेजेस घर वालों को दिखाने ही होंगे। फिर नायरा मोहित और अपनी सास को वो मैसेज और फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों भी काफी परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही सिमरन घर आती है, कुसुम उसे थप्पड़ लगाकर स्वागत करती है। आपने मुझे क्यों मारा माँ? ये देख नालायक, अरे ये सब कान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? हमें नायरा ने सब बता दिया है। नायरा ने तो तुम्हें चेतावनी भी दी थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस गुंडे के साथ बात करती रही। क्यों सिमरन? उस निकम्मे में तुझे सब क्या दिखाई दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था सिमरन कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तभी मैं सोचूं कि ये लड़की इससे बात क्यों नहीं कर रही। देख सिमरन, अगर तूने आज के बाद उस मनीष से बात भी की तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। तो अब तू ही चुन ले कि तुझे अपनी माँ की जान प्यारी है या फिर तेरा वो घटिया आवारा आशिक। ये आप क्या बोल रही हो माँ? कसम के चलते सिमरन बन जाती है और वो मनीष के साथ बातचीत करना बंद कर देती है। फिर एक हफ्ते के बाद, ये देखो सिमरन, तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट। नाटक मत कीजिए भाभी, मुझे कुछ भी नहीं खाना। अरे अब कब तक मुझसे नाराज रहोगी तुम? देखो सिमरन, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ है इसमें? मुझे अपने ही प्यार से दूर रहना पड़ रहा है। माना कि तुम मुझसे दूर रह रही हो, लेकिन उसकी जिंदगी से गायब होने के बाद क्या उसने तुम तक पहुंचने की एक बार भी कोशिश की क्या? उसका कोई मैसेज या कॉल आया? नहीं ना, क्योंकि उसके पास और भी कई सारी लड़कियां हैं। सच कड़वा होता है सिमरन, और यही सच है कि वो एक धोखेबाज आदमी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा उससे पीछा छूट गया और अब मैं यहाँ पर रख कर जा रही हूँ। बिना कोई नखरे किए पी लेना इसे। ग्लास वहीं पर रखकर नायरा वहां से चली जाती है। आपने मुझे बहुत दुख दिया है भाभी, और मैं आपको उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इस दुख का बदला तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी। ऐसे ही एक रोज जब घर पर केवल नायरा और सिमरन होती है, तभी नायरा की सहेली योगिता आती है। चल अच्छा है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तू मोहित के साथ बहुत खुश है। वरना अगर तेरी शादी उस विवेक के साथ हो जाती तो तेरी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती। हाँ योगिता, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ कि उस आदमी ने मुझे कितनी तकलीफ दी है। अभी भी जब मैं उन चीजों को याद करती हूँ तब भी मुझे बहुत डर लगता है। सभी की जिंदगी में कॉलेज के दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ अलग ही था। उस विवेक के कारण मेरे कॉलेज के दिन बहुत ही डरावने थे। सिमरन ये सब चुपके से सुन लेती है। अच्छा, तो भाभी का भी कोई अतीत है जिसके बारे में वो याद करके डर भी जाती है। वाह, अब तो मुझे इनकी कमजोरी का पता चल गया है, जिसका नाम विवेक है। और अब तो मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। फिर सिमरन नायरा के कॉलेज जाती है और वहां पे एक पुराने प्यून से उसे सब पता चलता है।
अरे आप मुझे इतना पैसा दे रही हो तो मैं आपको थोड़ा क्या पूरा ही सच बता देता हूँ। दरअसल विवेक और नायरा दोनों की बड़ी कहानी है। हुआ यूं था। फिर वो पियून सिमरन को सब बता देता है। वाओ, अब तो मुझे सब पता चल चुका है कि विवेक एक भाभी का पुराना प्रेमी है। अब देखना कि कैसे मैं उस विवेक को अपना बनाऊंगी और उसी के साथ शादी भी करूंगी, जिस कारण भाभी को और भी तकलीफ होगी। जिस अतीत को याद करके उन्हें इतना डर लगता है वो हर वक्त उनके पास होगा। अब बदला शुरू हो रहा है भाभी। जस्ट वेट एंड वॉच। उस पियून से ही विवेक का पता पूछकर सिमरन उस तक पहुंच जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? दरअसल मेरा फोन कहीं खो गया है, मिल ही नहीं रहा। तो एक बार आप कॉल लगाकर देख सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, मेरे फोन में अपना नंबर डायल करके देखो। आपका बहुत शुक्रिया। फिर सिमरन विवेक के फोन पर अपना नंबर डायल करती है। हेलो। ओ तेरी, मेरा फोन तेरे घर पर ही है क्या? इसका मतलब मैंने तेरे घर से निकलते समय फोन ही नहीं लिया था। रुक जा, मैं अभी आती हूँ वहां पर। ये लो तुम्हारा फोन। और आपका फिर एक बार शुक्रिया। वो मैं अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो वहीं पर भूल गई मैं अपना फोन। पर मुझे लगा कि मैंने अपना फोन कहीं बाहर ही खो दिया। अरे कोई बात नहीं, और अच्छा है कि तुम्हारा फोन मिल गया और वो तुम्हारी सहेली के घर पर ही है। तो अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो तो है। वैसे अगर तुम लेन नंबर 7 की तरफ जा रहे हो तो क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो क्या? मेरी सहेली वहीं पर रहती है, तो मैं उससे अपना फोन ले सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर सिमरन विवेक की कार में बैठ जाती है और दोनों कार में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। क्या बात है, तुम तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनी में काम करते हो, वो भी एक मैनेजर की पोस्ट पर। हाँ, थैंक्स। वैसे तुम्हें जानकर बस 10 मिनट ही हुए हैं, पर वाकई में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब तो हमारे नंबर्स एक दूसरे के पास भी आ गए हैं, तो अब बातचीत भी होती ही रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। तो अब सिमरन जानबूझकर विवेक के साथ ऑनलाइन खूब बातें करती है। क्यों रे करमजली, रात के 1:30 बज रहे हैं, फिर भी तेरे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। क्या है ये सब? इतनी रात गए फोन पर किसके साथ गप्पे लड़ा रही है तू? कहीं तूने मेरी दी हुई कसम तोड़ तो नहीं दी ना? कहीं तू वापस उस मनीष के साथ बात तो नहीं कर रही? अरे नहीं माँ, मैं आपकी कसम कैसे तोड़ सकती हूँ भला? मैं मनीष को अब भूल चुकी हूँ और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैं तो बस अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल अब जल्दी से सो जा। वैसे भी कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? कल फिर से लड़के वाले आ रहे हैं? हाँ। और अब ज्यादा मुंह मत बना, और कल को अगर लड़का पसंद आ जाए तो तू उसे हाँ कर देना, वरना जो भी रिश्ता आता है तू तो बस उसे मना कर देती है, क्योंकि वो रिश्ते वाकई में घटिया होते हैं माँ। और जबरदस्ती में मुंह उठाकर किसी को भी हाँ बोल दो क्या? अरे चुप रहे तू। अच्छे से पता है मुझे कि तेरी पसंद कितनी अच्छी और कितनी घटिया है, इसीलिए तू अब मेरा मुंह मत खुलवा। इतना कहकर कुसुम वहां से चली जाती है। मुझे तो इस विवेक के साथ इसी तरह से बातचीत करनी ही होगी, और तभी जाकर हमारा बॉन्ड अच्छा होगा और ये लड़का मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार भी होगा, और फिर मैं इसे यहाँ पर लाऊंगी, जिस कारण भाभी को बहुत तकलीफ होगी, वो भी हर वक्त। और इसी तरह मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वैसे विवेक इतना भी बुरा नहीं है। जिस तरह से उस कॉलेज पियून ने मुझे उसके बारे में बताया था वो तो बहुत ही डरावना था, लेकिन उससे मिलने के बाद पता चलता है कि वो वाकई में कितना अच्छा है। फिर अगले दिन फिर से सिमरन आए हुए रिश्ते को मना कर देती है
और वो अब विवेक से जबरदस्ती मिलती है। तुम्हें पता है विवेक, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है सिमरन। आओ, हम फोटोज क्लिक करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब सिमरन विवेक को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा सिमरन। हाँ, ये सच है कि जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे उस तरह से प्यार नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीवन की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर जगह बन चुकी है। और तुम्हारी जैसी जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। सो क्यूट विवेक, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं अकेला हूँ सिमरन, मेरा कोई परिवार नहीं है, पर तुमने मुझे अब सही मायनों में पूरा कर दिया है और उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लव यू विवेक। वैसे मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं और अब तक तो मैंने कई सारे लड़कों को मना भी कर दिया है। तो क्यों ना तुम ही मेरा हाथ मांगने आ जाओ। ठीक है सिमरन, मैं कल ही तुम्हारे घर पर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कल बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब, तुम सामने से मत आओ। ठीक है सिमरन, हम दोनों साथ में जाकर बताएंगे फिर। अरे नहीं बाबा, अगर तुम खुद सामने से आ गए या फिर हम दोनों साथ मिलकर गए तो मेरे घर वाले तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। उन्हें तो मेरी बस अरेंज मैरिज करानी है, लव मैरिज नहीं। ओ गॉड, फिर मैं तुम्हारे घर पर हाथ मांगने कैसे आऊंगा? मैं तुम्हें एक पंडित जी का नंबर देती हूँ, तो तुम उनसे बात कर लेना। वैसे भी वही मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और इससे घर वालों को ना तो कोई शक होगा, ना ही पंडित जी को। और सबको यही लगेगा कि तुम पंडित जी की तरफ से आए हो। कूल, ये प्लान अच्छा है और ये काम भी करेगा। वैसे तुम तो बहुत ही शातिर हो। वो तो मैं हूँ ही। विवेक पंडित जी के जरिए सिमरन का हाथ मांगने आता है और तभी उसे वहां पर देखकर नायरा के हाथ से ट्रे नीचे गिर जाता है। ये भगवान, अरे ध्यान कहाँ पर है तेरा बहू? ग्लास का नया सेट तोड़ दिया तूने। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इसका मतलब नायरा सिमरन की भाभी है। वाह, अब आएगा ना असली मजा। नमस्ते भाभी जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी नमस्ते। मेरी बहू एकदम होनहार है। इसने जिस तरह से अपनी घर गृहस्थी को बनाकर रखा है, वैसे आजकल के इस जमाने में कोई औरत बनाकर रख ही नहीं सकती। क्या बात है। हाँ, तो सिमरन बेटा, तुझे विवेक कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ, मेरी तरफ से हाँ है। क्या कहा? सच में? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही मिल गया। मुझे उस काबिल समझने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया सिमरन। और मेरी तरफ से भी हाँ है। अरे वाह, इसी बात पर दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कर दो। वैसे माना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, पर रिश्तेदारों में भी कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं है माँ। लेकिन ये बात तुझे कैसे पता सिमरन? तू तो आज इससे पहली बार मिल रही है ना? दरअसल वो 10 मिनट पहले हम दोनों अकेले में बात करने गए थे ना, तभी मैंने इसे सब बता दिया। अच्छा, तो जब तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है तो तुम यहाँ पर घर जमाई बनकर ही रहना। पर तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? सिमरन जहाँ पर खुश रहेगी मैं भी वहीं पर खुश रहूंगा और मुझे आपका घर जमाई बनने में कोई एतराज नहीं है। चलो अच्छा है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। वैसे वॉशरूम कहाँ पर है? यहाँ इस तरफ से जाओ। नायरा बहू, जरा इन्हें वॉशरूम तो दिखाओ। ठीक है माँ जी। फिर नायरा विवेक को वॉशरूम का रास्ता दिखाने जाती है। और तभी, तो बताओ नायरा, इतने सालों बाद मुझसे फिर एक बार मिलकर कैसा लगा तुम्हें? अरे दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आए हो तुम? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? देखो नायरा, सच बताओ तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि तुम इस घर की बहू हो। पर अब जब किस्मत ने हम दोनों को फिर एक बार मिला ही दिया है,
तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? अरे चले जाओ यहाँ से। मेरी ननद से शादी करके उसकी जिंदगी वैसी ही कर दोगे जैसे कि मेरी की थी तुमने, एकदम नरक की तरह। अरे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जब खुद ऊपर वाला यही चाहता है कि हमारी सालों पुरानी प्रेम कहानी पूरी हो जाए, तो फिर मैं इस सुनहरे मौके को कैसे गवा सकता हूँ? देखो विवेक, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अपने पति मोहित के साथ बहुत खुश भी हूँ। इसीलिए तुम मेरी जिंदगी में दुख मत लाओ और प्लीज भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से और सिमरन से शादी मत करो। उतने में वहां पर सिमरन आ जाती है। अरे क्या हुआ भाभी? अब तक विवेक गया नहीं क्या वॉशरूम? बस जा ही रहा था। फिर भाभी मुझे इस घर के बारे में और बताने लग गई। अच्छा, जरूर भाभी इससे यही कह रही होगी कि मुझसे शादी मत करो। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। ये भी इस मौके से बहुत खुश होगा। आखिर इसे भी तो भाभी के साथ एक ही घर में रहने का मौका जो मिल रहा है। ये शादी तो जरूर होगी। अभी तो केवल ये हाथ मांगने आया है और इतने में ही भाभी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। सोचो, जब ये शादी करके यहाँ पर रहने लगेगा तब भाभी का क्या हाल होगा? नायरा बहुत चिंतित हो जाती है। फिर विवेक के जाने के बाद, होना हो माँ जी, लेकिन मुझे तो ये विवेक बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। क्या? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहू? बस पता नहीं माँ जी, लेकिन यही सच है। पर मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा नायरा। मैनेजर है, खुद के नाम पर 2 घर हैं, बातचीत करने में, दिखने में, हर तरह से अच्छा है वो। तो एक लड़के में और क्या चाहिए हमें? और नहीं तो क्या। और आपकी प्रॉब्लम क्या है भाभी? आपसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती क्या? और इतनी मुश्किल से तो इस लड़की ने विवेक के लिए हाँ की है, वरना ये तो सभी लड़कों को मुंह पर ही मना कर देती है। और सच कहो तो मुझे भी उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। फिर तुझे उसमें क्या कमी लगी? अरे माँ, आप इनकी फालतू की बातों में मत ही आओ। ना जाने कौन सी दुश्मनी है इनकी मेरे साथ। देखिए भाभी, ये शादी तो होकर ही रहेगी। पर सिमरन, तुमने कुछ ही समय में उसे इतने अच्छे से कैसे समझ लिया? ऐसे ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ये सूट बूट पहनने वाले भी कुछ कम नहीं होते। ओफो नायरा, ऐसे निगेटिव बातें मत करो ना। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर लड़का एक जैसा ही हो। और जितना मैंने देखा है, मुझे तो विवेक सिमरन के लिए बहुत अच्छा लगा। नायरा दुखी होकर ये सारी दुविधा योगिता को बताती है। बाप रे, किस्मत भी कितनी अजीब है ना। घूम फिर कर उसे तुझसे ही मिलवा दिया, और मिलवाया भी ऐसे है कि मैं चाहकर भी ये रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। घर में से तो कोई मेरी बातों में आना ही नहीं चाहता। उसने अच्छे बनने की एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया है। तो अब तो क्या करेगी? कैसे भी करके मुझे ये शादी रोकनी ही है, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो मेरी जिंदगी फिर से खराब हो जाएगी और एक ही घर में मुझे हर रोज उसका सामना करना होगा, जबकि वो तो मेरी जिंदगी का सबसे घटिया हिस्सा रहा है। लेकिन तू इस शादी को होने से कैसे रोकेगी? मैं उसी से जाकर बात करूंगी, शायद तभी कुछ हो जाए। क्या? लेकिन एक बार फिर से सोच ले, क्या ये सही रहेगा? हाँ योगिता, मैंने बहुत सोच लिया इस बारे में और अब यही एक रास्ता है। अब नायरा विवेक को मिलने उसके ऑफिस चली जाती है। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? मैंने पता लगा लिया और मैं तुमसे यहाँ पर बस यही कहने आई हूँ कि सिमरन से शादी मत करो प्लीज विवेक। और उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, सिवाय मेरे। इसे कैसे चलेगा नायरा? तुम्हारे सिवा मैं और कुछ भी नहीं चाहता। कसम से विवेक, तुमसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बात बताओ, अगर आज भी तुम मुझे ही पाना चाहते हो तो फिर तुमने शादी करने का फैसला क्यों लिया? अब तुम्हें तो सब पता है कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कितनी उलझी हुई हरकतें की हैं, तो सोचा कि शादी करके सेटल होकर सब सुलझा दूं।
लेकिन अब तुम ही देखो, जब मैं इसे सुलझाने गया तो तुम मुझे फिर से मिल गई। और अब तो मेरे लिए ये सब सोने पे सुहागा से कोई कम बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूं नायरा कि मुझे तुम्हारे साथ एक ही घर में रहने का मौका मिलने वाला है, वो भी मेरी प्यारी भाभी बनकर। ये सब मत करो विवेक। क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो तुम? सालों पहले भी तुमने मुझे बहुत दर्द दिया था। अरे अब तो मुझे चैन से जीने दो। चली जाओ यहाँ से नायरा। ये ड्रामा करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो तुम्हारा नंदोई बनकर ही रहूंगा। प्लीज विवेक, मेरी बात सुनो विवेक। विवेक वहां से चला जाता है। ये सब अचानक से क्या हो गया? अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं बची। हे भगवान, ये शादी तो होकर ही रहेगी और मैं तो बस उसे देखती ही रह जाऊंगी। आखिरकार सिमरन और विवेक की शादी हो ही जाती है, जिसके बाद विवेक घर जमाई बनकर वही रहने लगता है। लो जानेमन, हे भगवान, एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। इस तरह से पीछे से आकर कौन डराता है? और तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी के होते हुए भी मुझसे इस तरह से बात करते हो तुम। देखो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। क्यों? क्या कर लोगी? बताओ। दोबारा अगर मेरे साथ तुमने इस तरह से बात की तो मैं... तो क्या? वही तो पूछ रहा हूं ना मैं। घर वालों को सब बता दोगे क्या कि मैं तुम्हारा पुराना प्रेमी हूं? पर अफसोस की बात है, तुम अपनी बात को सच कैसे साबित करोगे? कोई तुम पर विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि सबके दिलों में मैंने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखी है। भगवान तुम्हें तुम्हारी इन बुरी हरकतों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। देखना तुम। अरे मैं ऊपर वाले से नहीं डरता, और जब प्यार किया तो डरना क्या। सोचा था कि सब भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं, तुम्हारी उस पगलेट ननैन के साथ। लेकिन अब जब तुम मुझे फिर से मिल ही गई हो, तो अब की बार तो मैं तुम्हें वापस अपना बनाकर ही रहूंगा। उतने में वहां पर मोहित आ जाता है और उसे देखकर नायरा बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं, कहीं मोहित ने सारी बातें तो नहीं सुन ली ना? अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी? तुम यहाँ पर विवेक? हाँ, वो भाभी ने इतने बढ़िया गुलाब जामुन बनाए थे ना कि मैं वापस लेने आ गया। तुम बताओ, क्या बात है। मैं भी यहाँ पर गुलाब जामुन ही लेने आया हूँ। भाई मानना पड़ेगा नायरा, तुम्हारे हाथों से बने हुए गुलाब जामुन की बात तो कुछ और ही होती है। थैंक यू मोहित। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मोहित ने आज कुछ भी नहीं सुना, वरना आज तो मेरी शामत ही आ जाती। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में। नायरा, वैसे मैंने विवेक के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। उसने ऐसा क्या कहा कि वो अपना बनाकर ही रहेगा? आखिर वो किसे अपना बनाने की बात कर रहा था? क्या? क्या हो गया है नायरा? तुम किस सोच में पड़ गई? वो मोहित, दरअसल विवेक मुझे गुलाब जामुन की रेसिपी के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने उसे बता दिया। और वो तो यही कह रहा था कि वो भी एक दिन अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाकर ही रहेगा। बस इतना ही, और कुछ भी तो नहीं। क्या सच में यही बात थी? क्योंकि उसके टोन से तो कुछ और ही लग रहा था मुझे। खैर जो भी हो, बहुत रात हो चुकी है और कल मेरी 8 बजे मीटिंग है, इसीलिए जल्दी उठना है मुझे। ठीक है मोहित, तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें जल्दी उठा दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट नायरा। जिसका डर था वही हुआ, और आज तो ये पहली बार हुआ है। पर दोबारा अगर मोहित ने मुझे और विवेक को साथ में देख लिया या फिर कुछ अजीब सा सुन लिया, तो उसे मुझ पर पूरी तरह से शक हो जाएगा। विवेक हर वक्त बस नायरा को ही देखता रहता है, और नायरा उसकी मौजूदगी से बहुत परेशान रहने लगती है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो मंदिर जा रही हूँ बहू। 1-2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी, पर अब मैं क्या करूं? विवेक अपने कमरे में ही है और उसके अलावा घर में कोई भी नहीं है। अगर उसे पता चला कि माँ जी भी मंदिर जा चुकी है, तो अकेले होने का फायदा उठाते हुए कहीं वो मेरे करीब ना आ जाए। नहीं नहीं, मैं भी बाहर ही चली जाती हूँ।
नायरा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में विवेक आकर उसे रोक लेता है। जाने दो मुझे विवेक। अरे इतनी मुश्किल से दोबारा पाया है तुम्हें, फिर इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? पागल समझ के रखा है क्या मुझे? मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? मैंने ना ही पहले कभी तुमसे प्यार किया था और ना ही मैं आज करती हूँ। अरे कब छोड़ोगे अपनी ये सनक? पता नहीं मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो तुम? अरे भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, और मेरे लिए तो वही काफी है। देखो, उस दिन भी मोहित ने तुम्हें साथ देखकर मुझसे सवाल किया था, और अब अगर फिर से उसने हमें साथ में देख लिया तो उसे हम पर शक हो जाएगा। प्लीज विवेक, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ। अरे तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ेगी बाबा। चलो, मुझे जोरों की भूख लगी है, तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। आओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ नायरा, अब वही समझो तुम। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। देखो विवेक, डोरबेल बजी है। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे दरवाजा खोलना है। तो बजती रहने दो ना डोरबेल, पर मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये क्या पागलपन है? जाने दो मुझे विवेक। जैसे तैसे नायरा वहां से निकल जाती है और दरवाजा खोलने पर कुसुम और सिमरन रहती है। अरे विवेक, तुम तो सो रहे थे ना, तो कब उठे तुम? हाँ सिमरन, बस अभी अभी मेरी आँख खुल गई। चलो अच्छा है, मैं बाजार से गर्मा गर्म पकोड़े लाई हूँ, तुम मुंह हाथ धोकर आओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए परोस देती हूँ। तब बात है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, जल्दी आना। लगता है अकेले में इन दोनों के बीच फिर से कोई बहस हुई है, इसीलिए भाभी इतनी डरी सहमी सी लग रही है। आजकल तुझे क्या हो गया है बहू? इतनी चुप और गुमसुम सी क्यों रहने लगी है तू? सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी वाली बात है तो तू हमारे साथ बांट सकती है बेटा। नहीं तो माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसे ही एक सुबह, चले जाओ यहाँ से विवेक, कब से यहीं पर खड़े हो? अगर रसोई में ही रहना है तो मुझसे दूर होकर खड़े रहो। दूर तो पराये लोग रहते हैं ना, पर तुम तो मेरी अपनी हो नायरा। अरे विवेक, तुम्हें तो सुबह सुबह कोई अर्जेंट काम था ना, और तुम यहाँ पर भाभी के साथ गप्पे मार रहे हो? अरे हाँ, मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी थी, पर मैं तो भूल ही गया। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया सिमरन। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। वैसे भाभी, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, अब विवेक के साथ कुछ ज्यादा ही गप्पे नहीं मारती। क्या मतलब? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तो आप अच्छी तरह से समझ सकती हो, इसलिए ज्यादा विस्तार में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर मेरे पति से दूरी बनाकर रखिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है ना सिमरन? तुम ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? और रही बात बात करने की, तो तुम्हारा पति ही मेरे पास आकर बातें करते रहता है, और अगर ये बात समझानी ही है तो जाकर अपने पति को समझाओ। और खबरदार कि दोबारा मेरे साथ इस तरह से बात की तो। नायरा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये गुस्सा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अब कुछ दिन और, फिर मैं जो चाहती हूँ वही होगा। फिर एक दिन, जब मोहित और नायरा की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं, तभी। क्या बात है भाभी, आप तो आज एकदम कातिलाना लग रही हो। उफ, ये खूबसूरत चेहरा, बस इसी पर तो फिदा हूं मैं। मेरे कमरे में घुसने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मोहित किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे कोई नहीं आएगा, मैंने दरवाजा अंदर से बंद जो कर दिया है। अब तुम इतनी सुंदर लग रही हो, तो मुझे भी थोड़ा तुम्हें चैन से देखने दो ना। विवेक नायरा के बहुत करीब आने लगता है। तभी वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ लगाती है। दूर रहो मुझसे, वरना मार मार कर मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। मैं अब वो पहली वाली नायरा नहीं रही, जो तुम्हारा पागलपन सहन करके लूंगी। उफ, ये थप्पड़ भी कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे।
अब तुमने मारा है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता ना, तो मैं उसे यही जिंदा गाड़ देता। अपने फालतू की बकवास अपने पास ही रखो। इन सब के बीच में विवेक अपना रुमाल उसी कमरे में भूल जाता है। फिर रात में, ये रुमाल तो विवेक का है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो हमारे कमरे में आया था? नहीं तो वो भला हमारे कमरे में क्यों आएगा? क्या तुम भी मोहित कुछ भी बोलते रहते हो? जब भी मैं विवेक से कोई मिलती जुलती बात करता हूँ, अचानक से नायरा के पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर अगली सुबह, ये लो, ये तुम दोनों की शिमला की टिकटें हैं। जाओ, हनीमून मना कराओ। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है। वाह माँ, थैंक यू सो मच। मुझे शिमला जाने का बहुत मन कर रहा था और आपके कारण मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। लव यू माँ। लव यू टू बेटा। पर जमाई सा, आप खुश क्यों नहीं लग रहे? आपका मुंह से क्यों उतर गया? अरे कहाँ उतर गया माजी, उल्टा मैं तो सिमरन से भी ज्यादा खुश हूँ। मुझे भी शिमला बहुत पसंद है और हम दोनों वहां जाकर खूब एंजॉय करेंगे और ढेर सारी अच्छी अच्छी यादें भी बनाएंगे। फिर कुछ देर बाद, जब नायरा बगीचे के पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी, चलो अच्छा है, जो वो हैवान विवेक 5-6 दिनों के लिए चाह रहा है, उतना ही मैं यहाँ पर चैन से जी पाऊंगी। जब से वो मेरी जिंदगी में वापस आया है, तब से लेकर आज तक हर एक दिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफ से भरा हुआ है। तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही हो जाने मन। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे यो पीछे से आकर अकेले में बात मत किया करो। देखो नायरा, मैं तो तुम्हारी बात मानने से रहा और मैं उस बेवकूफ सिमरन के साथ कहीं घूमने भी नहीं जाने वाला। मैं तो यही रहूंगा, तुम्हारे पास। तुम्हारे बगैर अब मेरा कहीं मन नहीं लगता। बस तुम्हारी याद ही सताती रहती है मुझे। अरे हद है, तुम्हारे और सिमरन के लिए माँ जी ने इतने प्यार से टिकट्स निकाली हैं। देखो, अपनी बीवी के लिए ऐसे ही मगर चले जाओ। सिमरन को ऐसी बर्फ वाली जगह बहुत पसंद है। माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर वो तो करती है ना। तो कम से कम उसका मन रखने के लिए तो चले जाओ। ये पागल बनकर कब तक फिरते रहोगे? देखो विवेक, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने कल को भूलकर आज को स्वीकारो और एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करके एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगो। ज्ञान की देवी जी, आपसे किसी ने भी कोई राय नहीं मांगी है, पर तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं सुधर जाऊंगा? अरे तुम्हारे प्यार में मैं पहले भी पागल था और आज भी उतना ही पागल हूं और हमेशा रहूंगा। फिर तुम चाहे कुछ भी कर लो। ये सब मोहित खिड़की से देख लेता है। देखो नायरा, मैंने कुछ सुना तो नहीं, पर इतना जरूर देखा है कि तुम और वो विवेक दोनों कुछ बहुत ही सीरियस बात कर रहे थे। बताओ, आखिर तुम दोनों ऐसे क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ भी तो नहीं मोहित, वो तो बस अपने ऑफिस और दोस्तों के बारे में बता रहा था और मैं तो पौधों को पानी डाल रही थी। झूठ मत बोलो नायरा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से पेश आ रहे थे, वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रहा है। उतने में वहां पर सिमरन आ जाती है। सॉरी हाँ, मैं तो यहाँ पर ये चार्जर देने आई थी और मैंने भैया की सारी बातें सुन ली हैं। और सच कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है भैया। भाभी मेरे पति के कुछ ज्यादा ही करीब आती रहती है। उस दिन भी जब घर पर कोई भी नहीं था, तब भी ये मेरे पति के साथ बातें कर रही थी। मेरे जाने से पहले तो वो सो रहा था। जरूर इन्होंने ही उठाया होगा उसे। क्या? बकवास मत करो सिमरन। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझ पर ऐसे फालतू के इल्जाम बिल्कुल भी मत लगाना। मुझे भी कोई शौक नहीं है भाभी। जो हकीकत में हुआ है वही बता रही हूं मैं। आपको पता है भैया, मैंने भाभी से पहले भी कहा है कि विवेक से दूरी बनाकर रहे, और तब भी इन्होंने मुझ पर ऐसे ही चिल्ला दिया।
हो ना हो भैया, लेकिन भाभी को विवेक बहुत पसंद है। मैंने इन्हें कई बार उसके साथ अकेले में बात करते हुए देखा है, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, एकदम अलग तरीके से। अब आप समझ जाओ भैया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नायरा। शक तो मुझे भी तुम पर हो ही रहा था, लेकिन मेरा प्यार मुझे तुम्हें गलत समझने से रोक रहा था। पर आज ये सब देखकर मुझे यही लग रहा है कि तुम विवेक को पसंद करती हो। बस करो मोहित, इस लड़की की तो गंदी आदत ही है गंदगी फैलाने की। इसे और आता ही क्या है। लेकिन कम से कम तुम तो ऐसे मत सोचो ना। बस बहुत हुआ नायरा, मुझे कोई सफाई मत दो। तुम अगर मुझे सच्चा प्यार करती ना, तो विवेक की तरफ आंख उठाकर उसे उस नजर से कभी नहीं देखती। क्या? ठीक है मोहित, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो मैं औरों से क्या ही उम्मीद करूं। शुक्रिया मोहित, मेरे प्यार का ये सिला देने के लिए। और अब इसलिए मुझे यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना। जा रही हूँ मैं यहाँ से। नायरा घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और मोहित भी उसे नहीं रोकता। मायके जाकर नायरा पहले से बेहतर महसूस करती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मोहित ने भी ऐसा ही कहा। हाँ योगिता, खैर उसकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। विवेक मुझसे बात ही उस तरह से करता है कि उसे देखकर किसी को भी तुरंत शक हो जाए। पर अब तो खुश है ना, क्योंकि तुझे अब रोजाना उस हैवान की शक्ल देखनी नहीं पड़ रही। उस बात के लिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन एक तरफ से दुख है कि मुझे ना चाहकर भी अपने पति और सास से दूर रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुझे अपनी ननद की भी चिंता है, कहीं वो दरिंदा उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वो बहुत सन की आदमी है। तू घबरा मत रे, देखना तू, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों तक तू यहीं पर रह जा, वहां की चिंता बिल्कुल मत कर। वहीं दूसरी तरफ, वैसे नायरा को, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी को इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब बात ही इतनी बिगड़ गई कि वो गुस्से में यहाँ से चली ही गई। मैंने तो मोहित से कहा भी था कि उसे वापस लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। पर क्यों भैया, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप दोनों जैसे इतने अच्छे कपल में बहस हो गई और भाभी सीधे घर छोड़कर ही चली गई? वो जो भी हो, अब वो गई है तो उसे वहीं पर रहने दो। और विवेक, अब इस विषय पर मुझे और कोई बात नहीं करनी। पर भैया, नाश्ता तो पूरा करके जाओ, मेरा पेट भर चुका है। आप सब जारी रखिए। जब से नायरा चली गई है, तब से ये एकदम चिड़चिड़ा हो चुका है। ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई मेरे बेटे की खुशियों पर। फिर बाद में, देखो सिमरन, घर वाले तो मुझे सब कुछ विस्तार में बताने से रहे, लेकिन कम से कम तुम तो मुझे बता दो ना कि आखिरकार भाभी घर छोड़कर क्यों चली गई। क्योंकि भैया को भाभी और तुम पर शक होने लगा था और उन्होंने वही बात भाभी से भी कह दी। तभी मैंने भी बीच में बोल दिया, क्योंकि मुझे भी उनका तुम्हारे आसपास आना बहुत खटकने लगा था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी भाभी और मेरे बीच में सब कुछ भी नहीं था। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? देखो विवेक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे और भाभी के बीच में क्या था और क्या नहीं, इसलिए ज्यादा बनो मत। तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे सब पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ विवेक। क्या? हाँ विवेक, और ये चाल भी मैंने इसीलिए चली ताकि तुम्हारे यहाँ घर में आने से भाभी को तकलीफ हो। और अब देखो, मैं अपनी चाल में कामयाब भी हो गई। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ सिमरन। फिर सिमरन विवेक को सब कुछ विस्तार में बताती है कि कैसे उसने जानबूझकर ये सारी चाल चली। और ये सब सुनने के बाद विवेक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें सब पता था और फिर भी तुमने अपने भाई को भड़काया, और आज उसी के कारण नायरा इस घर को छोड़कर गई है। हाँ विवेक, और तभी तो ये इतनी अच्छी बात है ना। नायरा भाभी को अभी तकलीफ हो रही है और यही तो चाहती थी मैं
तुम्हारे आने से उन्हें बहुत परेशानी हुई। तुम हर वक्त उनके आगे पीछे रहते थे, अकेले में मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। और अब तो वो अपने मायके में रहेगी और अपने पति से भी दूर रहेगी वो। और अब तो उन्हें पहले से भी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। देखो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। उन्होंने मेरे और मनीष के बारे में सबको बताया और उन्हीं के कारण मेरी सारी खुशियों को नजर लग गई थी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैंने हिसाब बराबर कर दिया है। मैं कुछ नहीं जानता सिमरन। तुम्हें नायरा को वापस लाना ही होगा, क्योंकि जब वो इस घर में रहती थी ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे उसके आसपास रहना है और जिंदगी ने फिर से हम दोनों को एक मौका दिया था। और आज तुम्हारे कारण हम दोनों फिर से अलग हो गए हैं। मन तो कर रहा है कि तुम्हारा गला घोटकर यही खत्म कर दूं तुम्हें। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। विवेक फ्रूट बास्केट में रखा हुआ चाकू उठाकर सिमरन को दिखाता है और वो अब उसे डराने लगता है। देखो सिमरन, तुम्हारे कारण हम दोनों फिर से एक हुए थे और अब तुम्ही ने हम दोनों को दोबारा अलग कर दिया है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह तुम उसे फिर से यहीं पर लेकर आओगी। और अगर वो यहाँ पर वापस नहीं आई, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समझी कि नहीं मेरी बात? हे भगवान, ये तो सच में सनकी है। इसका ये रूप तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई। लेकिन मैं भाभी को यहाँ वापस कैसे लाऊं? नहीं नहीं, मुझे इस सनकी से नहीं डरना है। ये लोग तो बस डराने में ही माहिर होते हैं, पर कुछ भी नहीं कर पाते। और मैं भाभी को यहाँ बिल्कुल नहीं लाऊंगी, वरना मेरा बदला तो अधूरा ही रहेगा। मेरा तो यही मकसद है कि वो वहां पर दुख में तड़पती रहे। सिमरन विवेक की बातों को नजरअंदाज करके सो जाती है। फिर अगले दिन जब विवेक ऑफिस से वापस घर लौटता है, तभी सिमरन, तुमसे मैंने कहा था ना कि नायरा वापस आ जानी चाहिए। कहाँ पर है वो? अब तक वो आई क्यों नहीं इस घर में? देखो विवेक, ये चाकू वगैरह दिखाने से मैं डरने नहीं वाली, और मैं भाभी को यहाँ वापस बिल्कुल नहीं लाऊंगी। जैसे उन्होंने मुझे परेशान किया था, वैसे ही मैं भी उन्हें जिंदगी भर परेशान देखना चाहती हूँ। शायद तुम मेरी सनक को अब तक ठीक से समझ ही नहीं पाई हो। देखो सिमरन, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरा कहा मानो और नायरा को वापस यहाँ लेकर आओ, वरना मैं अभी के अभी जाकर मोहित और माजी को तुम्हारी इस चाल के बारे में सब बता दूंगा। तो बता दो ना, भला ये करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? उससे नायरा वापस आ जाएगी? नहीं ना, उल्टा तुम्हारी ही बदनामी होगी। और मैं तो पहले से ही बदनाम हूं, ऐसे हो या वैसे हो। ये लोग तो मुझे गालियां ही देते रहते हैं। ये सब तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हें वापस बता दे रहा हूँ, 2 दिन में नायरा यहाँ पर वापस आ जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इन फालतू की धमकियों से मैं डरने नहीं वाली। हाँ हाँ, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मायके में रहकर भी नायरा को दिन रात अपने ससुराल वालों की चिंता सताती ही रहती है। अरे माँ, वहां पर सब कुछ ठीक तो होगा ना? इतने दिनों से मैंने किसी से बात भी नहीं की है। माँ जी सही समय से दवाई तो खा रही होगी ना? और मोहित, वो तो एक नंबर का भुलक्कड़ आदमी है। कहीं वो अपना टिफिन घर पर ही भूलकर ऑफिस न चला गया हो। पता नहीं ये सब वहां पर कैसे रहते होंगे। और तो और वो संकीर्ण विवेक, कहीं वो सिमरन को तंग ना कर रहा हो। देखो बेटा, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें ससुराल जाकर सबको सच बता देना चाहिए। अरे तेरा सच सुनकर वो सब समझ जाएंगे, क्योंकि वो लोग बाकी लोगों की तरह बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं। उन सब की सोच बहुत अच्छी है बेटा। नहीं माँ, मुझे इस मामले में कोई भी जोखिम नहीं लेना है। इसे पता, अगर इस सच को बताने से सबकी जिंदगी और बिगड़ जाए, और जो भी हो, मेरे मन में उन लोगों के लिए बहुत चिंता है और उससे भी ज्यादा प्यार भी है। पर अब उतना ही गुस्सा और दुख भी आ रहा है।
क्योंकि मेरे पति ने मुझ पर शक किया और मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। क्योंकि वो लोग तेरे और विवेक के अतीत को नहीं जानते बेटा। पर एक बार अगर जान जाएंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि तुम दोनों उस तरह से बातें क्यों कर रहे थे और क्यों वो नालायक मौका देखते ही तेरे पास आया करता था। नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और जितनी आसानी से आप ये सब कह रही हो ना, उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं है। अरे जो मैं कह रही हूँ वो तुझे कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ रहकर उनके बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में खुश हैं और अगर उन्हें तेरी पड़ी होती तो वो लोग यहाँ पर आ ही जाते। अरे कम से कम मोहित को तो तुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कोई कॉल या मैसेज आया है। शायद आप सही कह रही हो माँ, मुझे अब जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए और अब से मैं वहां के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। हाँ बेटा, तेरे लिए वही सही रहेगा। 2 दिन बीत जाते हैं। वाह, क्या नींद आई मुझे आज। आज तो संडे है, इसीलिए इतनी लेट सो पाई मैं। और आज तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, मस्त फ्रेंड के साथ शॉपिंग करूंगी और साथ में मूवी भी देखूंगी। जैसे ही सिमरन बेड के नीचे उतरने के लिए फर्श पर पैर रखती है, उसे करंट लगता है और वो जोरों से चिल्ला पड़ती है। अरे नहीं, मेरे पैर। सिमरन झट से पैर ऊपर ले लेती है और तभी वहां पर विवेक आ जाता है। घर पर कोई भी नहीं है और इसीलिए मौका देखते ही मैंने फर्श पर यह करंट फैला दिया, ताकि जब तुम अपने पैर फर्श पर रखो तब तुम्हें करंट लगे और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अभी तो तुम्हें पूरी पिक्चर देखनी है और अगर वो पिक्चर नहीं देखना चाहती तो नायरा को यहाँ वापस लेकर आ जाओ। अरे कितने दिनों से कह रहा हूं मैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है क्या? देखो सिमरन, मुझे कम मत समझना। सिर्फ आज का दिन है तुम्हारे पास। जल्द से जल्द तुम्हारी भाभी को यहाँ बुला कर लाओ। अच्छा ठीक है विवेक, मैं भाभी को आज ही यहाँ पर बुलाती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे और चोट मत पहुंचाना। फिर डर के मारे सिमरन नायरा को जाकर सब बता देती है, जिसे सुनकर नायरा के पैरों तले जमीन खिसक ही जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सिमरन कि तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकती हो। अरे मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें उस मोबाइल मनी से दूर किया था और तुमने क्या किया? मेरे अतीत को दोबारा इस तरह मेरी जिंदगी में वापस लाकर मेरी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की है तुमने। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई और अब इस बात का मुझे पूरी तरह से एहसास भी हो चुका है कि वो आदमी सच में बहुत पागल है। मुझे आपके कॉलेज के प्यून ने भी बताया था कि कैसे वो आपके साथ पागलों जैसे व्यवहार करता था और वो आपको तकलीफ भी देता था और इसीलिए आपने उसे मना भी किया और बहुत ही मुश्किल से आपका उससे पीछा छूटा था। पर मुझे तो ये सब छूट लगा था भाभी, लेकिन अब जब वो वही हरकतें मेरे साथ भी कर रहा है तब मैं समझ पा रही हूँ कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। और अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भाभी, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो और सबको सच बता दो। और अब तो मेरे मन में भी आपके लिए कुछ भी नहीं है भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है सिमरन, बस बहुत हुआ। अब से मैं चुप नहीं रहूंगी और सबको सच बता दूंगी और इस नालायक हैवान को तो सजा दिला के ही रहूंगी मैं। फिर नायरा सिमरन के साथ वापस घर जाती है, लेकिन सिमरन को अकेले बैठे हुए देखकर विवेक को फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू उठाकर उसे मारने जाता है। तुमसे कहा था ना मैंने कि नायरा को वापस लेकर आना। अरे तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, इसलिए आज तू नहीं बचेगी। विवेक सिमरन को मारने जा ही रहा होता है कि उतने में नायरा वहां आकर उसे थप्पड़ लगाती है। नायरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत!
बस बहुत हुआ तेरा नाटक। तूने पहले मुझे तकलीफ दी और अब मेरी ननद को तकलीफ दे रहा है। तुम्हारे बारे में मैंने सबको बता दिया है और अब तेरा खेल खत्म। मर्डर करने की कोशिश के चलते तुझे पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाएगी। ये तुमने सही नहीं किया नायरा। बिल्कुल सही किया है भाभी ने। अरे तुम जैसे जानवर को तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए। तुम उसी के लायक हो। पुलिस आकर विवेक को वहां से लेकर जाती है और मोहित भी नायरा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो नायरा, जो मैंने तुम पर शक किया और मेरे कारण ही तुम घर छोड़कर चली गई। वैसे मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफी तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी भाभी, मुझे अपनी गलती सुधरने का एक आखिरी मौका दे दो, क्योंकि इस बार मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। कोई बात नहीं सिमरन, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मोहित, तुम भी मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी तुम पर उसी तरह से शक करती। पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरी जिंदगी में सब कुछ फिर से ठीक हो गया है और अब विवेक नाम का राक्षस भी हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और पूरा परिवार साथ में खुशी से रहने लगता है।